ओके, सो लेट अस डिस्कस कंसेप्ट ऑफ सप्लाई सेक्शन 7। तो याद रखिएगा कि सेक्शन 7 जैसे कि मैंने आपको बताया था डिफाइन करता है सप्लाई की डेफिनेशन को। सो क्या बात करता है सेक्शन 7? सो सेक्शन 7 बोलता है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, सप्लाई इंक्लूड्स, सो एक इंक्लूसिव डेफिनेशन की दी गई है सप्लाई की। सो सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल made or agreed to be made for a consideration by a person in the course of furtherance of business. राइट? सो देखिए, मैंने ये ब्लैक वाला जो पार्ट किया है ना, ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको खास एक्सप्लेन करना चाहता था कि भाई अगर सप्लाई है ना, सप्लाई की डेफिनेशन में आना, कोई चीज आना चाहती है, कोई ट्रांजेक्शन आना चाहता है, तो देयर शुड बी सम, इट शुड बी सम गुड्स और सर्विस। अगर मैं उसको गुड्स या सर्विसेज के अंतर्गत डिफाइन नहीं कर सकता तो देयर कैन नॉट बी एनी सप्लाई। तो याद रखिएगा, लैंड बीइंग एन इमूवेबल थिंग, it is outside the scope of supply because it is not good, neither it is service. So अगर सप्लाई की गैमूट में आना है और जीएसटी एप्लीकेबल करना है, तो there should be, the transaction should be of some goods or services or both. Second, बदले में ना there should be some consideration. Consideration can be in cash or it can be in kind. पैसा भी मिल सकता है और कोई दूसरी चीज भी मिल सकती है, लेकिन कंसिडरेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो देयर कैन नॉट बी एनी सप्लाई। नेक्स्ट इज कि इट शुड बी फॉर द इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब कि जो ये ट्रांजैक्शन हुआ है उसके मतलब वो बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस के लिए हुआ है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर वो बिजनेस नहीं है तो फिर वो सप्लाई भी नहीं माना जाएगा। दिस इज व्हाट इट वांट्स टू से। नाउ सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी क्या बात करता है? ये बोलता है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब अगर आप आउट ऑफ इंडिया से कोई सर्विस ले रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, सो उस केस में क्या है कि फॉर अ कंसिडरेशन होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सेकंड पार्ट है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये ना भी हो तो चलेगा। मतलब अगर आपने कुछ इंपोर्ट किया है लेकिन वो अपने पर्सनल यूज के लिए भी किया है, सर्विसेज को इंपोर्ट किया है, तो दैट विल बी कवर्ड अंडर द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई और उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट, क्लॉज सी बात करता है द एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और एग्री टू बी मेड विदाउट अ कंसिडरेशन। नाउ ये बात कर रहे हैं कि शेड्यूल 1 एक है जहां पर कुछ एक्टिविटीज या ट्रांजैक्शंस लिखे हुए हैं, तो वहां पर अगर वो उस तरह की एक्टिविटीज हुई है तो बदले में अगर कुछ कंसिडरेशन नहीं भी मिला है, कंसिडरेशन मतलब इन कैश और इन काइंड कुछ भी नहीं मिला है, तो भी वो सप्लाई की डेफिनेशन में आएगा। सो ये शेड्यूल 1 हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, द एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एज रेफर्ड टू इन शेड्यूल 2। नाउ देयर इज अगेन अ शेड्यूल 2, उसमें जो एक्टिविटीज लिखी हैं वो भी सप्लाई की डेफिनेशन में आएंगी। स्पेसिफिकली वो शेड्यूल 2 में जो एक्टिविटीज लिखी हैं वो सप्लाई की डेफिनेशन में वो आएंगी, ये बताया जा रहा है। राइट नाउ, अब जो मैं नीचे रीड करूंगा सबसेक्शन 2, ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब कि अब जो नीचे हम रीड करेंगे वो सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आएगा एंड देयरफॉर जीएसटी उस पर एप्लीकेबल नहीं होता है। सो नंबर 1 इज, सो व्हाट इज रिटन अंडर सबसेक्शन 2? Notwithstanding anything contained in subsection 1, activities or transactions specified in schedule 3. So there is one schedule 3 that is a negative list. मतलब जो schedule 3 में लिखा है उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि schedule 3 में लिखा हुआ है एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। एग्जांपल कि मैं आई एम डूइंग अ जॉब, ठीक है, और बदले में मैं कंपनी में जॉब करता हूं, बदले में मुझे सैलरी मिलती है। नाउ अगर देखिए, सो कंपनी में मैं जॉब करता हूं, मतलब देयर इज एन एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा तो मेरी जो इनकम है वो चार्जेबल होगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। सो गवर्नमेंट ये बोलती है कि देखो, इस पर सैलरी पर ऑलरेडी इनकम टैक्स लग रहा है, सैलरी क्लास पर्सन पर ऑलरेडी बहुत सारे लायबिलिटीज हैं। सो आइडियली देखा जाए तो सप्लाई की डेफिनेशन इतनी वाइड है कि अगर उसको शेड्यूल 3 में नहीं लिखा जाएगा, तो अगर मैं सर्विसेज सप्लाई, इफ आई एम डूइंग जॉब और मुझे बदले में सैलरी मिल रही है, तो मैं सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा हूँ इस कंपनी को, वो भी सप्लाई की डेफिनेशन में आ सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ने समझा कि भाई सैलरी क्लास पर बहुत सारे बर्डन ऑलरेडी हैं, राइट, ही इज पेइंग इनकम टैक्स,
है ना, और बहुत सारी दूसरी भी चीजें हैं, प्रोफेशन टैक्स पे कर रहा है, तो जीएसटी उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। सो शेड्यूल 3 में ये नेगेटिव लिस्ट है जहां ये लिखा हुआ है, ओके, देयरफॉर इट इज नॉट टैक्सेबल। अदरवाइज अगर शेड्यूल 3 में नहीं लिखा होता तो क्या होता कि आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और बदले में आपको सैलरी मिल रही है, उस पर भी जीएसटी लग जाता, राइट। सो दिस वाज पॉइंट नंबर क्लॉज ए। क्लॉज बी बात करता है such activities or transactions undertaken by the central government, state government, or any local authority in which they are engaged as public authorities as may be notified by the government on the recommendation of the council, such shall be treated neither as supply of goods nor as supply of services. So देखिए ये बात कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी मतलब कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये लोग भी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पब्लिक एट लार्ज को। सो उन सबको सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर रखा है और देयरफॉर उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, राइट। सो जो सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 है ये नेगेटिव बात करता है, मतलब ये सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर होगा। और जो सबसेक्शन 1 है जिसमें कि क्लॉज ए बी सी डी है और शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 है, तो ये बात करते हैं कि जीएसटी दीज आर कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई और उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, राइट। सो नाउ हम बात करते हैं शेड्यूल नंबर 1 की, राइट। सो शेड्यूल नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? सो द फर्स्ट पॉइंट इज डिस्पोजल ऑफ एसेट्स ऑफ बिजनेस वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड। सो मैं आपको ये एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ वो क्या बोलना क्या चाहते हैं। सो मान लीजिए कि आपने बिजनेस एसेट्स बेचे हैं, राइट। आपने एसेट को बेचा भी नहीं है, इनफैक्ट आपने डिस्पोज कर दिया। डिस्पोज करना मतलब ऐसे ही फेंक दिया, ओके। लेकिन जब आपने उसको खरीदा था ना तो उस पर आपने आईटीसी क्लेम किया था, राइट। सो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, डिस्पोजल ऑफ एसेट एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। सो देखिए यहां पर हो क्या रहा है कि मान लीजिए कि आपने जून 2020 में आपने एक लैपटॉप परचेज किया है 50,000 का और आपने एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है 50 लाख की फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, ठीक है। एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, उसने ये दोनों गुड्स परचेज किए। जब परचेज किया था तो इस पर जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था एट द रेट ऑफ 18%। तो 50,000 का 18% 9,000, सो इनवॉइस वाज ऑफ 59,000। प्लांट एंड मशीनरी का बेसिक कॉस्ट था 50 लाख, इसमें जीएसटी लगा 18% 9 लाख और इनवॉइस वैल्यू 59 लाख हो गया था। इस तरह से आपने दो एसेट्स परचेज किए थे जून 2020 में। नाउ आपने ये इन एसेट्स को ना दिसंबर 2020 में डिस्पोज कर दिया। सो रफली आपने 6-7 महीने उसको यूज किया जून 2020 से दिसंबर 2020 तक, और बाद में आपने उसको डिस्पोज कर दिया, मतलब विदाउट एनी कंसिडरेशन इसको जाने दिया, फेंक दिया, राइट। सो नाउ अंडर जीएसटी देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ 5 इयर्स। 5 इयर्स रूल है, मतलब कि अगर आप कोई फिक्स एसेट्स बिजनेस पर्पस के लिए आपने कोई एसेट परचेज किया है, जैसे कि लैपटॉप, प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया है, और अगर आप उसको 5 साल से पहले बेच देते हो ना, तो उस केस में क्या होता है कि आपको ना प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है। मतलब जब आपने गुड्स परचेज किए थे, ये एसेट्स परचेज किए थे, तो आपने ये आईटीसी क्लेम किया था, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया था, और तो फाइनली आपकी जो कैश लायबिलिटी थी जीएसटी या 3B फाइल करने से पहले, आपकी कैश लायबिलिटी कम हो गई, राइट, क्योंकि आपने इनका आईटीसी क्लेम कर लिया। नाउ आप इसको 5 साल से पहले बेच देते हो, तो उस केस में ना ये आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा, लेकिन पूरा नहीं, आपको प्रोपोर्शनेट रिवर्सल करना पड़ेगा। किस तरह से? सो गवर्नमेंट बोलती है कि देखो भाई, अगर आप 5 साल से पहले बेचते हो ना, तो हम आपको आईटीसी रिवर्सल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल देते हैं कि आप हर क्वार्टर के लिए, है ना, क्वार्टर मतलब 3 महीने, अप्रैल से जून is the first quarter, then July, August, September is the second quarter, October, November, December is the third quarter, and January, February, March is the fourth quarter। तो हर एक क्वार्टर के लिए जो यूज किया है 5% आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। सर क्या बोल दिया, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आपने ये जो एसेट्स परचेज किए थे जून 2020 को परचेज किए थे और बेच दिया आपने इसको दिसंबर 2020 को। तो अगर मैं क्वार्टर वाइज की बात करूं ना, तो जून 2020 आता है अप्रैल टू जून के बीच में। सो फॉर फर्स्ट एक पहला क्वार्टर के लिए आपको 5% डेप्रिसिएशन दे दिया। देन जुलाई से सितंबर इज द सेकंड क्वार्टर, एंड दिसंबर में बेचा है, सो वो आता है क्वार्टर थर्ड क्वार्टर में, अक्टूबर टू दिसंबर में। तो आपने 3 क्वार्टर्स बेसिकली ना ये एसेट यूज किए हैं, तो 5% के हिसाब से आपको 15% डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। सो गवर्नमेंट बोलती है कि देखो भाई, आपने ना 9 लाख रुपए प्लांट एंड मशीनरी पर आईटीसी लिया है, लैपटॉप पर 9,000 लिया है। सो ये आपने ऑलरेडी आईटीसी अवेल किया था जून 2019 में। नाउ गवर्नमेंट से इसकी भी देखो, ये पूरा आप इसको 5 साल से पहले बेच रहे हो, तो ये आपको पूरा रिवर्स नहीं करना है, क्योंकि आपने इसको कुछ यूज भी किया है।
तो आपको ना इसका 15% डेप्रिसिएशन मिलेगा एज पर क्वार्टर्स कैलकुलेटेड। सो 9 लाख का 15% होता है 1,35,000, इस ये आपको आईटीसी मिल जाएगा। सो 9 lakhs में से 1,35,000 अलाउ किया जाएगा, लेकिन बाकी का 7,65,000 है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। सो यू हैव टू रिवर्स आईटीसी ऑफ रुपीज 7,65,000 along with filing of return for December 2020 जब आपने एसेट को डिस्पोज किया था। सो दिस इज इन द केस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सेम विद द केस ऑफ लैपटॉप, आपने 9,000 रुपए का आईटीसी अवेल किया था जब जून 2020 में आपने वो लैपटॉप परचेज किया था। नाउ इसको 3 क्वार्टर यूज करने के बाद आपने इसको बेचा है, सो 15% डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाएगा। 9,000 का 15% इज 1,350, ये अलाउ हो जाएगा। और बाकी का अमाउंट 7,650 आपको रिवर्स करना पड़ेगा। कब? जिस महीने आपने उसको डिस्पोज किया है, मतलब कि दिसंबर 20 के रिटर्न के साथ। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ डिस्पोजल ऑफ एसेट। सो गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर आपने एसेट को डिस्पोज भी कर दिया है तो भी आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, राइट। सेकेंड इज सप्लाई अंडरटेकन बिटवीन रिलेटेड पार्टीज। सो अगर रिलेटेड पार्टी के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ है और वो विदाउट कंसिडरेशन हुआ है, बदले में पैसा नहीं लिया गया है, लेकिन तो भी उसको सप्लाई माना जाएगा। और देन सम देयर आर सर्टेन वैल्यूएशन रूल्स व्हिच कम इनटू प्ले, और ये फाइंड आउट किया जाएगा कि भाई वो उसकी वैल्यू जो आपने सर्विसेज प्रोवाइड की है या गुड्स सेल किया है विदाउट एनी कंसिडरेशन, उसकी वैल्यू कितनी थी, और अकॉर्डिंगली उस पर जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन। सो ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ कि देखिए आपने क्या किया। से फॉर एग्जांपल आप कहाँ पर हो, सो यू आर इन इंडिया, जो आपकी कंपनी है, आप इंडिया में है, आर कंपनी का नाम है, इंडिया में जो कंपनी है उसका नाम है के इंडिया लिमिटेड, ओके। और ये एक सब्सिडरी कंपनी है, और इनका जो पेरेंट कंपनी है वो जापान में है, और उस कंपनी का नाम है के जापान कॉर्पोरेशन, एग्जाम्पल, राइट। सो नाउ होता क्या है कि ये जो सब्सिडरी कंपनी है ना, ये यहाँ पर उनका प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं ना, उसकी पूरी जो बनाने का तरीका है, जो डिजाइन है, वो जापान से मिलता है इनको, राइट। सो होता क्या है कि डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट इज डन बाय के कॉर्पोरेशन जापान। सो नाउ वो, और इंडिया में जो सब्सिडरी कंपनी है, मतलब कि हम के इंडिया लिमिटेड, उनको वही डिजाइन फॉलो करना पड़ता है, राइट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, ये जापान ने जो ये डिजाइन दी है ना इंडिया को, सो वो क्या कर रहे हैं कि जापान कॉर्पोरेशन इज इनवॉइसिंग। वो बोलते हैं कि भैया देखो आपको डिजाइन दी है ना, उसके लिए हम आपसे रॉयल्टी चार्ज करेंगे, और उन्होंने इनवॉइस निकाला 20 लाख का। वो बोलते हैं कि भाई ये जो डिजाइन दी है वो यहाँ के जो इंडियन एम्प्लॉइज हैं उनको समझ में नहीं आ रहा, तो हम वहां बैठे बैठे आपको स्काइप से या गूगल मीट से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि भाई आपको इस डिजाइन को कैसे बनाना है। सो there is a team of engineer which is sitting in Japan। वो वहां पर बैठे बैठे आप यहाँ पर इंडियन इंजीनियर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। उसके लिए मान लीजिए कि 10 लाख रुपए का जापान कॉर्पोरेशन ने चार्ज किया। इसी तरह से अगर मान लीजिए उस प्रोडक्शन के टाइम पर, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर कुछ प्रॉब्लम आता है, टेक्निकल इश्यूज आते हैं, तो वो टेक्निकल इश्यूज भी वहां बैठे बैठे सॉल्व करते हैं, उसके लिए टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो साल भर में उन्होंने 35 लाख रुपए इस तरह से 3 हेड्स में चार्ज किए, रॉयल्टी 20 लाख, इंजीनियरिंग सर्विसेज 10 लाख और टेक्निकल सर्विस 5 लाख रुपए। ऐसा 35 लाख रुपए के इनवॉइस रेज हुए हैं, के जापान कॉर्पोरेशन ने रेज किया है के इंडिया लिमिटेड को। सो जीएसटी रूल क्या बोलता है कि ये जो है ना 35 लाख रुपए, ये सारी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, क्योंकि ये जापान से आपको मिल रहा है। सो गवर्नमेंट बोलती है कि भाई देखो, ये जब आप ये इनवॉइस आप बुक करोगे ना 20 लाख का, 10 लाख का, 5 लाख का, तो उसमें आपको ना जीएसटी पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18%। ठीक है, किसको पे करना पड़ेगा? सो गवर्नमेंट बोलती है देखो भाई हम के जापान कॉर्पोरेशन को नहीं पकड़ सकते क्योंकि वो तो जापान में है। सो कौन पे कर रहा है? के इंडिया लिमिटेड पे कर रही है। सो ये जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ये इंडिया में जो के इंडिया लिमिटेड है उससे गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सो आउट ऑफ इंडिया से अगर आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, सॉरी सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है। नाउ देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, थ्रू द एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप। क्या होता है? ये एक मॉडल होता है ना, बिजनेस मॉडल होता है एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप। तो ये कैसे वर्क करता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि ये जो एजेंट प्रिंसिपल मॉडल है वो शेड्यूल 1 में कवर्ड है, मतलब इट इज कंसिडर्ड एज सप्लाई। सो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं इसको।
मान लीजिए कि एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कहां पर? सो ये एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बेलापुर महाराष्ट्र में, राइट? और वहां पर वो शूज मैन्युफैक्चर करते हैं, और वो क्या करते हैं कि वो ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करते हैं थ्रू देयर एजेंट। सो उनका एक एजेंट मध्य प्रदेश में है, एक गुजरात में है और एक राजस्थान में है। सो वो क्या करते हैं कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इज इन महाराष्ट्र, लेकिन वो मैन्युफैक्चर करके ना इनको सप्लाई कर देते हैं, और ये एजेंट फर्दर अपने अपने स्टेट्स में उसको सेल करते हैं, राइट? दिस इज द बिजनेस मॉडल। ओके, नाउ देखिए, जब जब गुड्स ना आइडियली देखा जाए तो जब प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स भेजा ना, तो ये सेल नहीं है, राइट? तो आइडियली देखा जाए तो मतलब जब सेल का ट्रांजैक्शन नहीं है तो जीएसटी नहीं होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने शेड्यूल 1 में लिख दिया कि इफ देयर इज सम ट्रांजैक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम फ्रॉम प्रिंसिपल टू एजेंट, तो उस केस में ना जीएसटी लगाना पड़ेगा। मतलब इवन दो इट इज नॉट सेल, इट इज ओनली ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रिंसिपल टू एजेंट, तो भी उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। मतलब कि क्या, मान लीजिए कि इन्होंने अप्रैल 2020 में शूज मैन्युफैक्चर किए, और ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ट्रांसफर अपने प्लांट से निकाला और मध्य प्रदेश भेज दिया अपने एजेंट के पास, गुजरात भेज दिया और राजस्थान भेज दिया। तो जब ये अपने प्लांट से निकालेंगे ना गुड्स को, तो इस पर उनको जीएसटी लगाकर निकालना पड़ेगा। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ यू नो चार्जिंग जीएसटी ऑन एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप, राइट? अच्छा, उल्टा भी होगा कि मान लीजिए कुछ रीजन से एजेंट ने वापस गुड्स भेज दिए प्रिंसिपल के पास मुंबई में, महाराष्ट्र में, तो जब एजेंट अपने प्लांट से या गोडाउन से गुड्स भेजेगा ना, तो वो अलोंग विद जीएसटी का इनवॉइस निकाल कर भेजेगा। इवन दो इट इज नॉट सेल, वो रिटर्न कर रहा है, लेकिन तो भी उस पर जीएसटी चार्ज होगा। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग इज ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रिंसिपल टू एजेंट एंड वाइस वर्सा आर कंसिडर्ड एज सप्लाई, और सिंस वो सप्लाई कंसिडर हो रहा है, आईजीएसटी इज पेबल ऑन सच ट्रांसफर, राइट? सो ये हमने डिस्कस कर लिया सप्लाई ऑफ गुड्स, एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप। नाउ देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एसेट्स यूज्ड फॉर पर्सनल यूज, यूटिलाइज फॉर पर्सनल यूज। एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए कि एक पार्टनरशिप फर्म थी, ठीक है, और उस पार्टनरशिप फर्म में मतलब जो उनका ऑफिस था, वहां पर 2 एसी आए, और 2 एसी दोनों पार्टनर्स के कैबिन में लगा दिए गए। बाद में क्या हुआ कि 6 महीने के बाद ना वन ऑफ द पार्टनर सेड कि भाई मुझे ये एसी की जरूरत नहीं है मेरे कैबिन में, इसको मैं घर ले जाता हूँ। घर में उसने अपना फिट करवा दिया। ना हुआ क्या कि जब ये गुड्स जो एसी परचेज किए गए थे ना, तो बिजनेस पर्पस के लिए ऑफिस में लगे हुए थे, लेकिन बाद में उसको पर्सनल यूज में ले लिया गया। सो गवर्नमेंट बोलती है कि ये जो है ना, दिस इज कंसिडर्ड एज सप्लाई, और उस पर आपको आईटीसी जो आपने क्लेम किया था वो रिवर्स करना पड़ेगा, राइट? सो दैट इज शेड्यूल 1। So GST is applicable on the same. Okay. Next is last part is कि interstate stock transfer shall be treated as supply of goods. So ये basically क्या है, ये ना एक warehouse model होता है. Okay. warehouse model में होता क्या है, मैं आपको एक example के थ्रू समझा देता हूँ। देखिए क्या है कि से फॉर एग्जांपल देयर इज अ कंपनी एबीसी लिमिटेड, वो शूज मैन्युफैक्चर करती है अपना बेलापुर महाराष्ट्र में प्लांट पे, उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट महाराष्ट्र में है। बट वो क्या करते हैं, अभी एजेंट नहीं है, लेकिन उनके वेयरहाउसेज हैं। कहां पर? हर स्टेट में उनका एक वेयरहाउस है। मध्य प्रदेश में एक वेयरहाउस है, गुजरात में एक वेयरहाउस है, और राजस्थान में वेयरहाउस में। तो उनका बिजनेस मॉडल कैसा है कि वो महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चर करते हैं, और मैन्युफैक्चर करके उसको ना वेयरहाउस में, हर एक स्टेट में वेयरहाउस में ट्रांसफर कर देते हैं, और फर्दर उस पर्टिकुलर स्टेट में ना उस वेयरहाउस से वो सप्लाई होगा, है ना? इस तरह का मॉडल है। तो आइडियली देखा जाए तो जो कंपनी अपने प्लांट से वेयरहाउस में जब ट्रांसफर करती है ना, तो ये सेल नहीं है ना? सेल कब होगा? जब ये वेयरहाउस से फर्दर फाइनली कंज्यूमर को सेल होगा, तब मतलब दैट इज कंसिडर्ड एज एक्चुअल सेल। अभी तो सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है, स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है। कहां से? अपने प्लांट से, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से वेयरहाउस में सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है स्टॉक का। लेकिन गवर्नमेंट बोलती है कि भाई अगर आपने प्लांट से बाहर निकाला गुड्स वेयरहाउस में ले जाने के लिए, तो भी उस पर आपको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। सो होगा क्या कि जब बेलापुर वाले प्लांट से महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में जब गुड्स ट्रांसफर होंगे, तो उनको जीएसटी चार्ज करके करना पड़ेगा। स्टॉक ट्रांसफर शुड बी अलोंग विथ जीएसटी। और सिंस ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश है, तो आईजीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। इसी तरह से गुजरात और राजस्थान। सो व्हाट आई एम सेइंग इज ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लांट in Belapur, Maharashtra, to warehouse in Madhya Pradesh, Gujarat or Rajasthan is considered as supply
thus IGST is payable on the transfer. ओके अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि भाई मध्य प्रदेश से हमने गुजरात, मतलब मध्य प्रदेश वाले वेयरहाउस से हमने गुजरात वाले वेयरहाउस में ट्रांसफर कर दिया, मतलब वेयरहाउस टू वेयरहाउस ट्रांसफर हो रहा है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के वेयरहाउस में ट्रांसफर हो रहा है। सो वहां पर भी याद रखिएगा कि IGST लगाकर ही भेजना पड़ेगा। सो ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयरहाउस इन मध्य प्रदेश टू वेयरहाउस इन गुजरात इज कंसिडर्ड एज सप्लाई, दस IGST इज पेबल ऑन सेम। ठीक है, तो ये वेयरहाउस वाला जो मॉडल होता है जिसमें हम जो गुड्स सेल करते हैं वो वेयरहाउस से करते हैं, तो प्लांट से जब हम वेयरहाउस में ट्रांसफर करेंगे या फिर इंटर वेयरहाउस ट्रांसफर करेंगे, तो जब गुड्स प्लांट से या वेयरहाउस से बाहर निकलेंगे तो उस पर GST चार्ज करके ही निकालना पड़ेगा। सो दैट इज स्टॉक ट्रांसफर कंसेप्ट अंडर GST।